प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था उसको 10 रुकनी बेंच ने कल अदम करा दिया है मुतफ़िका तौर पर, लेकिन 7-3 के डिसीजन से कहा गया है कि FBR को जो अहलिया और बच्चों की जायदादों की तफसीलात हैं उसके ऊपर जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है। FBR इस पर आगे कार्रवाई करेगा, जांच पड़ताल करेगा। अगर उनको लगा, और 7 दिन का उनको टाइम दिया गया है, और अगर उनको लगा कि कोई बेज़ाब्ती है असासों में या मिसेस फायज़ ईसा ने जो लार्जर बेंच के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उनको लगा कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास FBR अपना जवाब जमा करवाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब मजाज होगी कि इसके बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहती है। हमारा सवाल अपने एनालिस्ट पे आज यूं है कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। ओपन ऑप्शंस है सबके पास। और आज पैनल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारा साथ दे रही हैं। सबसे पहले कुछ कानूनी नुक्ते हैं जो हम चाहते हैं कि बाबर साहब से क्लियर कर लें। तो बाबर साहब, क्या अब इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि वो इल्ज़ामात जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर लगाए थे वो उससे बरी ज़िम्मा हो चुके हैं? और थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि एसिड डिक्लेरेशन की बात हुई बहुत ज़्यादा, तो वो फॉर्म जब जजेस को दिया जाता है जहाँ पर उन्हें डिक्लेयर करना होता है, क्या उसमें, क्योंकि फ़रोग नसीम का क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर केस था बेस्ड, तो क्या उसमें अपनी अहलिया या फिर अपने जो बच्चे होते हैं उनका भी डिक्लेयर करना होता है? क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए, पूरा एक हफ्ता आर्ग्यू करना पड़ा था ये टैक्स वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ मैं 2 मिनट में तो नहीं आर्ग्यू कर सकूंगा। लेकिन जब ये प्रोसीडिंग्स खत्म हुई हैं तो उस वक्त बात ये समझ आई कि किसी को ये नहीं समझ आ रही थी कि हुकूमत का मुकदमा क्या है। शुरू में वो कह रहे थे कि टैक्स के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी बीवी और बच्चों की डिक्लेरेशन देनी है, तो बड़ी तफसील से अदालत के अंदर हमने एक्सप्लेन किया कि ये हमारे टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना पाकिस्तान में जितने लोग टैक्स फाइल करते हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा बनता है, क्योंकि कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट स्पाउस का, बेशक वो बीवी हो या मियाँ हो, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि अपनी इंडिपेंडेंट इनकम को वो डिक्लेयर करे, और इसमें तो तमाम लोग आते हैं। फरोग नसीम साहब ने तो इसके बारे में कोई खास बात नहीं की। जब उनसे पूछा कि किस कानून के नीचे जरूरत थी इन्हें डिक्लेयर करने की अपनी बीवी के असाजात को, तो उन्होंने कहा ये कुरान से फ्लो करता है। लेकिन इससे आगे चलते हैं। मुकदमा ये था जो फाइल किया काजी फायज़ ईसा ने कि ये रेफरेंस बदनीयती के ऊपर बेस्ड है, इलीगैलिटी के ऊपर बेस्ड है। एक सर्विलेंस सिस्टम है जिसमें आप जजों की सर्विलेंस करते हैं, आप देखते हैं कि उनके पास क्या चीज है क्या नहीं है, आप उनका पीछा करते हैं, उनके बीवी बच्चों का पीछा करते हैं। उसके बगैर ये पता करना कि उनके बीवी बच्चों की कोई प्रॉपर्टी थी यूके में, ये पॉसिबल नहीं था। कुछ डोगर साहब आ गए, उनके पास ये खबरें कहाँ से आई। ARU जो बनाया गया शहजाद अकबर वाला, वो किस कानून के नीचे बना, उसने किसने इख्तियार दिया कि वो इन्वेस्टिगेट करे जज को या उसकी फैमिली को, उनकी सर्विलेंस करे और यूके में जाके इन्वेस्टिगेट करे। ये तमाम वो सवालात थे जो हमने अदालत के सामने रखे थे, जिनके कोई जवाबात नहीं आए फरोग नसीम साहब की तरफ से। आज ये क्वाश तो कर दिया। अब डिटेल फैसले में पता चलेगा कि बैलेंस उन्होंने बात की या नहीं की। डिटेल फैसले में पता चलेगा कि जिन लोगों ने बदनीयती के ऊपर ये रेफरेंस बनाया क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। 1 साल एक मीडिया कैंपेन चली उसके खिलाफ, 1 साल लोग बात करते रहे कि मनी ट्रेल नहीं देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और पॉलिटिशियन से मांगते हैं, जजेस से क्यों नहीं मांगते, क्या जजेस अकाउंटेबल नहीं है। वो जज होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, उसकी बेगम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, वीडियो लिंक के ऊपर उसने टेस्टिमनी दी, उसने अपनी डिटेल्स दी कि यहां से मेरी इनकम आई, यहां से मैंने पैसे भेजे, मैंने अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में यूके पैसे भेजे और ये प्रॉपर्टीज बनाई, और आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं। उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट बिट है इस ऑर्डर की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये मुनासिब समझा कि FBR को एक और मौका दिया जाए कि वो काजी फायज़ ईसा के खिलाफ कोई केस बनाए। और ये याद रहे कि ये प्रॉपर्टी एक 2004 में खरीदी गई थी, एक 2011 में खरीदी गई थी, एक 2013 में खरीदी गई थी। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसले में पाबंद ना करती तो FBR पे अब लिमिटेशन पीरियड रन हो चुका है। मेरे से, आपसे, किसी से भी FBR 5 साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं मांग सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक अब तरीका प्रोवाइड किया है, एक जरिया प्रोवाइड किया है कि हुकूमत फिर से कोशिश करेगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि वो दोबारा से कोई केस बनाने की कोशिश करें। मुझे ये लग रहा है कि हम अभी तक अपनी हिस्ट्री में उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पे हम इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशंस की में बिलीव करें।
या हम ये बिलीव करें कि लोग मेरिट के मुताबिक अपने दिमाग के मुताबिक फैसले दे सकें, हम बिलीव करें कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग डिपेंडेंट रहें और उनके खिलाफ अगर कोई इंडिपेंडेंस शो करता है तो उसके खिलाफ कैंपेन रन की जाए। अच्छा बाबर सत्तार साहब, मुझे आज के फैसले से लग रहा है कि ये वो टाइम पीरियड खत्म हो गया? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने शॉर्ट ऑर्डर में कम से कम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं पड़ी कि जिन लोगों ने ये रेफरेंस बनाया, जो गलत करार दे दिया और जो कलादम कर दे दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। एग्जैक्टली मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। क्विकली प्लीज कि एसेट रिकवरी यूनिट, इससे मुतल्लिक एक पिटिशन भी दायर की गई है, तो क्या उससे मुतल्लिक हम तफसीली फैसले में ही देखेंगे या वो एक अलग से पिटिशन है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी आगे जाके? तफसीली फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। ऑब्वियसली शॉर्ट ऑर्डर तो वो चीजें होती हैं जिन पे फौरन आपने अमल करना होता है, ठीक है, लेकिन कई दफा उस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जिस तरह एफबीआर का इन्होंने जिक्र किया, तो कुछ हो सकता था कि गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी जाती या उन्हें कुछ इशू किया जाता, तरह से कायम हो गया, आगे क्या कर सकता या क्या नहीं कर सकता, लेकिन फैसले में कोई एक लफ्ज नहीं है उन लोगों के खिलाफ या उनके बारे में जिन्होंने ये जो कलादम कर दिया आपने रेफरेंस जिन्होंने वो बनाया। ठीक है भट्टी साहब, कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? और एसेट रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब, ऑब्जर्वेशंस में बहुत दफ़ा उनका जिक्र आया, सवालात भी बहुत से उठे, लेकिन अब तफसीली फैसले का इंतज़ार करना होगा मज़ीद चीज़ें इसके ऊपर वाज़े होने के लिए, लेकिन तरीक़ाकार पर बहुत सवाल उठे। देखिए, पहली बात वही कि ये मेरी अदालत का फ़ैसला है, मुझे अपनी अदालत का फ़ैसला कबूल और मुबारक हो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को रेफरेंस ख़त्म होने पर। रेफरेंस खारिज हुआ, रेफरेंस मेलाफाइड करार पाया, शोकाज नोटिस भी ख़त्म हुआ, एसेट रिकवरी यूनिट पे भी गैर कानूनी और वो भी अभी उसका आगे मामला चलेगा। टैक्स मामलात जो हैं 7 जजेस का मामला एफबीआर को भेजने का फ़ैसला हुआ। अभी तफसीली जजमेंट जैसे बाबर साहब ने कहा है कि आना बाकी है, लेकिन जो मुख्तसर फ़ैसला आया है, मुझे मुख्तसर फ़ैसले से मायूसी हुई है। अदलिया अपने एहतसाब में नाकाम हुई है। ये देखिए, ये 20 मई 2019 से ये बात शुरू हुई थी, 13 माह केस चला, 40-41 समातें हुई, बीवी बच्चों की जायदादें निकली, हुकूमत को शिकायत हुई, हुकूमत ने मालूमात इकट्ठी करके सदर को भेजी, सदर ने रेफरेंस बनाया और फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की रेफरेंस पर एतराज़ात शुरू हुए। सदर को उन्होंने 3 ख़त लिखे। अब उन्होंने इसमें आगे बड़ी खूबसूरत चीज़ें कहीं, सदर गैर जानबदार नहीं रहे, रेफरेंस लीक किया है, वज़ीर आज़म गैर जानबदार नहीं रहे, जो कुछ करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, चीफ जस्टिस पुराने जो थे वो गैर जानबदार नहीं रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये सुन नहीं सकती, वज़ीर कानून जानबदार हैं, अटॉर्नी जनरल जानबदार हैं, फलां जजेस जानबदार हैं क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, फ़रोग नसीम का कंडक्ट आउट जैसा है, शहजाद अकबर बहरूपियाँ हैं, मुल्की इदारों ने मेरी और अहले खाना की जासूसी की, एसेट रिकवरी यूनिट गैर जानबदार है, वज़ीर आज़म ने खुद बीवी बच्चों के असास से जमा नहीं करवाए, जस्टिस खोसा गैर जानबदार नहीं रहे, खोसा साहब इमरान सदारती रेफरेंस सुनने के मुजाज नहीं, एजेंसियाँ मेरे बीवी बच्चों की मॉनिटरिंग कर रही हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब ये सारा बदकिस्मती इसमें एक ये भी हुई कि एक फैसले को, एक जस्टिस साहब के फैसले को इस केस से नत्थी किया गया और फिर कहा गया कि जिस तरह इस सारे मामले को साजिशी थ्योरियों में लपेट दिया गया, कोई कह रहा था ये तो जी आज़ाद जुडिशरी पर हमला है, कोई मरने मारने और ताले बंदियों पर पहुंचा हुआ था, एक जज का केस जजेस सुन रहे हैं, एक जज का मामला मेलिफाइड होगा, गलत होगा, जो भी होगा वो अब आगे तफसीली फैसला है, उसके बाद आगे अदालत का फैसला है, लेकिन वो कौन सुन रहे हैं? उनके ही जज सुन रहे हैं, उनकी ही सुप्रीम कोर्ट सुन रही है और उस पर भी इस तरह की थ्योरियां, इस तरह की साजिशी थ्योरियां, इस तरह के मरने मराने, इस तरह के सारे। और फिर जस्टिस फ़ाइज़ साहब ने कहा कि सारा गलत है सिवाय मेरे, बाकी सब गलत हैं, सारों पे एतराज़ उठाए, सारे गलत हैं। तो ये मुल्क है, जस्टिस फ़ाइज़ साहब का भी उतना ही है, इरशाद भट्टी का भी उतना ही है, इन बाकी एसेट रिकवरी वालों का भी उतना ही है और बाकी सारों का भी उतना ही है। तो अगर मेरा ख्याल है कि जजेस भी काबिल एहतसाब होते हैं और ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सारों का एहतसाब करते हैं। तो बहरहाल अभी तफसीली फैसला आएगा और उसके पढ़ेंगे और उसके बाद एक जल्दी से जवाब दे दें। आप कहते हैं आपके नज़र में नहीं सुनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला, तो फिर किसको सुनना चाहिए था? कम है ये तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको।
नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सारों का मुल्क है। फायज ईसा साहब ने आज साबित कर दिया है कि उनका ज्यादा मुल्क है। जिस तरह जिस ओहदे पर उन्होंने एतराजात उठाए, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। सदर गैर जानबदार, वजीर आजम, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब कुछ, कोई बैरूपिया, कोई टाउट, कोई कुछ, तो जुडिशरी नहीं बाबर साहब देखिए, मैं नहीं, ये आप दूसरी बात कर रहे हैं। बात ये है कि सब अकाउंटेबल। हमने जब नथी कर देते हैं कि इरशाद भट्टी ने फलां दिन रिपोर्ट कार्ड में चूंकि ये बात की थी, आज उससे कुछ ना पूछो। अगर पूछा गया तो इसका मतलब है कि वो जो बात की थी उसकी वजह से ये उसको अकाउंटेबल किया जा रहा है। लेकिन भट्टी साहब, एक पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन भी तो नहीं होनी चाहिए ना, लॉजिकली जवाब होना चाहिए। करवाने को तैयार ही नहीं, कोई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। जो जिसके तरफ पूछो उसमें साजिश आ जाती है, हिंदू कुछ की साजिशें आ जाती हैं, पूरी दुनिया अगेंस्ट आ जाती है। और अच्छा भट्टी साहब, क्विकली, यही हमारा मुल्क रह गया। जिससे कुछ पूछ लो वो साजिश हो जाती है, जिससे कुछ पूछ लो वो साजिश हो जाती है। ये तो ना करो, केस लड़ो, जीतो हारो आपका मुकद्दर, मगर सारों को मलाइन करना, चूंकि वो ये हो रहा था, चूंकि वो फलां ताकतवर हैं, चूंकि उन्होंने ये किया हुआ था, ये चूंकि से तो निकलो यार। आपके जजेस सुन रहे हैं, आपके जज का मामला, मेलाइन करने का हक खाली कुछ लोगों का है इस मुल्क में। सर नहीं, आपके जज साहब का केस जज साहबान सुन रहे हैं। मैं सिर्फ सिंपल इतना कह रहा हूं, कोई इंपीचमेंट पार्लियामेंट नहीं कर रही, कोई फौज नहीं कर रही, कोई इदारा नहीं कर रहा। एक दायमी कब्ज और दायमी वहम है जो दिमाग में, वो जा ही नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा, वो दायमी वहम चले जा रहा है, चली जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट बात है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है पाकिस्तान की और देखी हुई है पिछले सालों से। ये वहम जो है, ये मैं हिस्ट्री बनते देख रहा हूं। हम अपने बच्चों को जो हिस्ट्री दे रहे हैं ना, शर्म आ रही है मुझे जो हम अपने बच्चों को हिस्ट्री दे रहे हैं। कोई अकाउंटेबल नहीं है इस कानून के आगे, इस आइन के आगे। सारे ताकतवर हो गए, मुल्क छोटा हो गया, लोग बड़े। गद्दार भी तो कहा, मुशर्रफ साहब को गद्दार भी इसी मुल्क ने कहा, आज वो बाहर भी इसी मुल्क में बैठे हुए हैं। बदल गया है, चीजें बदल रही हैं। अब नहीं, अब दूसरे एंगल भी बोले ना। एक कभी सोच सकते थे आर्मी चीफ को कोई गद्दार कहे? गद्दार कहा ना, और कहा ना कि लाश को लटकाओ। जज ने लिखा ना, अगर वो ना आए तो घसीट के लाओ, 3 दिन लटकाओ, कहा ना। 65 पैरा आपके सामने है ना। तो ये भी इस मुल्क में हुआ है। तो हर चीज को साजिश में ना करें, आप अपनी सफाई दें। सर ये भी ले आए, आप वकील हैं, बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, आप ये भी लाएं, सुप्रीम कोर्ट में लाएं, मेरे भी लाएं, बाकी सब के लाएं, सर सब के लाएं। आज आपके पास वक्त है, किसी को ना छोड़े। कमाल तकरीर है भट्टी साहब। एक जज ने अपना हिसाब दे दिया, उसकी बेगम ने आके हिसाब दे दिया, पैसों का हिसाब दे दिया, बताया सर अभी हिसाब अभी बताया है ना। मेरा बताना इलादा बात है, वो सच्चा साबित होना इलादा बात है। दस्तावेजात और सबूत के साथ साबित होना वो इलादा बात है। मेरा बताना कि मैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ता रहा हूं, आप मान जाएंगे? मैं सुल्तान महमूद गजनवी के साथ लड़ता रहा हूं, आप मान जाएंगे? तो भट्टी साहब, एक मिनट, भट्टी साहब फिर क्या करें? मुल्क मैंने आजाद करवाया, मान जाएंगे? भट्टी साहब आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? मान जाएंगे? अच्छा, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब ये बताएं, आप क्या प्रपोज करें? किस तरह से होती तहकीकात? लार्जर बेंच बना दिया आप, क्या एफबीआर कुछ ठीक हुआ है? भट्टी साहब, जिस तरह बाबर साहब कह रहे हैं, आप उससे मुत्तफिक नहीं है क्या? नहीं होना चाहिए था एफबीआर? मुत्तफिक सर, मैं बिल्कुल एफबीआर को नहीं जाना चाहिए था, कोई किसी और को कार्रवाई करनी चाहिए थी फिर क्या आगे असासों की? सर मैं कह रहा हूं कि अभी तफसीली फैसला आता है। अच्छा। उसके बाद देखते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन मुझे मायूसी हुई है, आज बहुत मायूसी हुई है। अच्छा, मजहर अब्बास साहब आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो इस मुल्क में इज़हार राय रखना बहुत बड़ा गुनाह है, और फिर इज़हार राय का इजहार करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, मादी को छोड़ दें, बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब ने कि मादी को छोड़ दें। इस मुल्क में जितना ब्लेटेंट सियासतदान का एहतसाब हुआ है, कौन है जिसने सियासतदान का हिसाब नहीं लिया और क्या कुछ नहीं किया, जिनको आप वीआईपी वडेरा सब कुछ कहते हैं। फांसी आपने चढ़वा दिया उनको, कत्ल आपने करवा दिया उनको,
जो है वो नाहल आपने करार दे दिया उनको, सब कुछ हुआ ना, एहतसाब हुआ। सियासतदान का क्या इस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ? कितना बुरी तरीके से हुआ है एहतसाब। और किस इदारे का? बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस जो है अपने जज का एहतसाब क्यों करे, सहाफ़ी अपना एहतसाब खुद क्यों करे, लेकिन बनाए ना फिर कोई ऐसा फोरम जिसमें सबका एहतसाब हो। क्या जजेस, क्या जनरल्स, क्या जर्नलिस्ट करें बिल्कुल सबका एहतसाब, लेकिन जब ये बात आती है तो उसमें फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाते हैं। सर वैसे भट्टी साहब का यही पॉइंट था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, लेकिन मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूं, इस मुल्क में, इस मुल्क की आला अदलिया के चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, और उससे इस्तीफा लिया जाता है या नहीं लिया जाता, उससे कहा जाता है कि रिजाइन करो, नहीं क्यों नहीं कहा जाता, और उसके बाद जब वो कुछ फैसले करने शुरू करते हैं तो फिर आप इमरजेंसी लगा देते हैं, फिर आप पीसीओ ले आते हैं, फिर आप एक के बाद एक इक़दाम करते हैं। ये फैसला देखिए, ये बिल्कुल चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत अच्छा हुआ, और ठीक है बिल्कुल कि जी बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, क्यों नहीं जजेस का एहतसाब होना चाहिए। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चौधरी निसार अली खान ने सुप्रीम कोर्ट से हिसाब मांगा तो सुप्रीम कोर्ट को हिसाब भेजना चाहिए था अपना, बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन बात फिर यहीं आके क्यों रुक जाती है? यहीं पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, जर्नलिस्ट, इन सब का तो नैब करती है एहतसाब, और किसका नैब एहतसाब करती है? ये जो कहते हैं कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, ये सिर्फ फेस देखते हैं और फेस के लिहाज से केस बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखना है कि तफसीली फैसले में, और फिर अगर प्रेसिडेंट का रेफरेंस डिसमिस हो जाए और यूनानिमसली डिसमिस हो जाए तो प्रेसिडेंट की मॉरल एथिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या बनती है? ही शुड स्टेप डाउन। उनका बनाया एक सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो उन्होंने रेफरेंस भेजा है, बाकी छोड़ें एफबीआर क्या करती है, लेकिन जो उन्होंने रेफरेंस भेजा है उसको डिसमिस कर दिया है। अब हमने देखना यह कि तफसीली फैसले में अगर वो बदनीयती पर मबनी था तो फिर सदर आरिफ अलवी साहब की अपनी पोजीशन किधर होगी, और हमने देखना है कि वो किस पोजीशन में खड़े होंगे उसमें। इसलिए बिल्कुल ये बात अपनी जगह मुसल्लमा है कि अगर आपने बिल्कुल एहतसाब करना है सबका करें, लेकिन फिर ऐसा फोरम बनाएं कि उसमें फिर कोई भी उसमें बरी ज़िम्मा ना हो। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि तमाम इदारों का, तमाम इंडिविजुअल्स का, तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर का, तमाम बड़े बड़े इदारों में जो ऑफिस होल्ड करते हैं उनका एहतसाब फिर एक फोरम करे। और अगर ऐसा हो और हम ये इस्टेब्लिश करें तो वाकई ही इस मुल्क में एहतसाब का निज़ाम नाफिज हो जाएगा। वरना करते रहें आप, तलवार लटकाते रहें, फैसले आते रहें, आपको नज़र आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट माइंड जो है रखना इस मुल्क में कितना मुश्किल है। बाबर सत्तार साहब, क्विकली अगर आप ये वाला मज़हर अब्बास साहब का पॉइंट क्लियर कर दें, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का खारिज हो जाना, क्या वो सदर मुमलिकत की साख के ऊपर भी कोई सवालिया निशान खड़ा कर देता है? कानून क्या कहता है? देखिए, खाली सदर मुमलिकत की साख पे नहीं करता। लॉ मिनिस्टर ने एडवाइस दी थी, जो खुद केस आर्ग्यू कर रहे थे। शहजाद अकबर साहब क्या कर रहे हैं, वहां पे भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे, उन्होंने ये मुकदमा बनाया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रूव किया, इमरान खान साहब ने, जिससे पहले उनकी पार्टी इसी जज के खिलाफ एक रिव्यू के अंदर ये लिख चुकी थी कि इन्हें रिमूव करना चाहिए। उसके बाद वो फिर प्रेसिडेंट साहब ने प्रूव किया। तो प्रेसिडेंट साहब भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं? करना यही सवाल था कि आपने क्या इंडिपेंडेंट माइंड अपना एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, लेकिन उसमें बुनियादी सवाल ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या फ्लो करेंगे। बहुत अच्छी बात है सबकी, हम तो कहते हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी करें और जजेस की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ देने की जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर है। लेकिन देखना यह होगा कि तारीख में किस किस जज की फिर अकाउंटेबिलिटी की गई और किस तरह से की गई। ये अकाउंटेबिलिटी हुई कि विच हंट हुआ यहाँ पे। तो ये सारे सवालात हैं जो हैं और जो हम बहस करते रहेंगे और तारीख लिखेगी इसके ऊपर। ठीक है, बहुत से और भी सवालात हैं इसी से मुतल्लिक जो हमारे दिलों में। महमल और बेनज़ीर का कमेंट शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।